नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज हम 11th क्लास का एक सिंपल सा टॉपिक देखने वाले हैं। मात्रक क्या होते हैं, मात्रकों की आवश्यकता क्यों है, मात्रकों की विभिन्न पद्धतियां और मूल मात्रकों के बारे में इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। आज से इस वीडियो से हमने NCERT और राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें जो सेकेंड चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें चैप्टर का तो नाम है मात्रक एवं मापन। देखिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो मापन है उसकी आवश्यकता क्यों है, मापन की जरूरत कहां पड़ गई। देखिए विद्यार्थियों, जैसे हम बात करें कि जो मेरा द्रव्यमान है वो 80 किलोग्राम है। यदि मैं सिर्फ ये कहूं कि मेरा द्रव्यमान 80 है तो वाजिब बात सी नहीं लगती। और मेरी जो हाइट है, जो ऊंचाई है, लंबाई है वो है 6 फीट। तो यदि मैं सिर्फ ये कहूं कि मेरी जो लंबाई है वो 6 है और मेरा जो द्रव्यमान है वो 80 है, तो इससे कुछ मेजरमेंट का पता नहीं चलता एक्चुअल में है क्या। मैं 80 क्विंटल का हूं या 80 ग्राम का हूं, इससे निर्धारित नहीं होता। तो एक तो मात्रक लगाना आवश्यक है। और जैसे हमारे पास में, जैसे मेरे साथ में कोई एक और व्यक्ति खड़ा है तो दोनों की हाइट अलग अलग है, तो उसका पता कैसे लगाएंगे कि ये छोटा है, ये बड़ा है, और कितना छोटा है, कितना बड़ा है। उन सब चीजों के लिए ही हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। तो दो भिन्न वस्तुओं के मापने में, तोलने में जो डिफरेंस होता है, उस कारण से मापन की आवश्यकता होती है। देखिए विद्यार्थियों, मापन के लिए हम मात्रकों को प्रयोग में लेते हैं। मात्रकों को समझने से पहले हम यहाँ पर भौतिक राशियां क्या होती है ये हम आपको समझा देते हैं। भौतिक राशियां क्या है, भौतिक राशियों का मतलब क्या है। भौतिक राशियों को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां कहते किसे हैं, होती क्या है भौतिक राशियां। तो वे राशियां जिनको हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं, वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सकता हो, भौतिक राशियां कहलाती है। जिन्हें हम माप सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं, तोला जा सके, क्या कहलाएगी विद्यार्थियों, भौतिक राशियां कहलाती है। जिनको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो उन राशियों को हम भौतिक राशियां कहते हैं। देखिए भौतिक राशियों के कुछ एग्जाम्पल में, जैसे हम ले लें लंबाई। लंबाई एक भौतिक राशि है। समय भी एक भौतिक राशि है। बल, वो भी एक भौतिक राशि है। ऊर्जा, ये भी एक भौतिक राशि है। अब हम बात करेंगे यहां पर भौतिक राशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां है विद्यार्थियों दो प्रकार की होती है, भौतिक राशियों के प्रकार। और उसमें जो पहला प्रकार है वो है मूल भौतिक राशि। जो मूल भौतिक राशि है उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक जो राशियां है उसको हम कहेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो जो मूल भौतिक राशियां है वो कहते किसे हैं कि वे राशियां, वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करें। वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करें, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, उन भौतिक राशियों को, वे राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र हो या निर्भर, दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हो, तो उन भौतिक राशियों को हम मूल भौतिक राशियां कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो है व्युत्पन्न। पहले इसके कुछ एग्जांपल्स की हम बात करेंगे। मूल भौतिक राशियों में ये 7 होती है। मूल भौतिक राशियां 7 होगी। कौन कौन सी होती है वो यहां पर हम आपको बता देते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे लंबाई की। द्रव्यमान, लंबाई भी एक भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि है। द्रव्यमान दूसरी मूल भौतिक राशि है। समय तीसरी मूल भौतिक राशि है। फिर ताप, इसके साथ में हम बात करेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा भी मूल भौतिक राशि है। इसके साथ में ज्योति की तीव्रता, ज्योति की तीव्रता कह सकते हैं, प्रकाश की तीव्रता भी आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं। पदार्थ की मात्रा,
ये कुल 7 होती है। तो मूल भौतिक राशि विद्यार्थियों 7 होगी। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति की तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। सेकंड पार्ट है वो है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। और जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां है वो मूल भौतिक राशियों से निर्मित होती है, मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। इसको हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। इनको डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज इनको कहा जाता है। तो कहते किसे हैं कि वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करें, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हो, मूल राशियों से उत्पन्न होती हो, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। देखिए, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के कुछ एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे हमारे पास में बल हो गया है, ऊर्जा हो गई है, त्वरण हो गया है। ये सारी की सारी जो राशियां होती है वो मूल भौतिक राशियों से निर्मित होती है तथा उनको हम व्युत्पन्न भौतिक राशियां कह सकते हैं। कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियों के एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहां पर देखिए विद्यार्थियों, एक्सेलरेशन त्वरण, वेग, चाल, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब की सब व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती है। और ये जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती है मूल भौतिक राशियों से निर्मित होती है। तो हमारे पास में बहुत सारी व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती है, बट हमने कुछ एग्जाम्पल यहां पर दिए हैं। उसके बाद में विद्यार्थियों हम बात करेंगे मात्रक। इसको यूनिट कहा जाता है। मात्रकों को किस तरीके से लिखा जाएगा इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। पहली बात तो यह है कि मात्रक होता क्या है, मात्रक कहते किसे हैं। विद्यार्थियों, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किया गया जो मान होता है उसी को ही हम मात्रक कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निर्धारित या निश्चित किया गया मान, निश्चित किया गया मान उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे हम बात करें कुछ मात्रकों की, जैसे द्रव्यमान है और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। इसका जरूरी नहीं है कि किलोग्राम में ही हमेशा द्रव्यमान को मापा जाता हो, अलग अलग स्थितियों में द्रव्यमान को अलग अलग मापा जाएगा। जैसे टन में भी द्रव्यमान को मापा जाता है। और अति सूक्ष्म पदार्थों के लिए सुनार है, वो जो द्रव्यमान है वो तोले में मापन करता है, तोले में उसको मापता है। क्योंकि जो सोना चांदी है वो क्विंटल में नहीं हो सकता, टनों में नहीं मापा जाता है। और बहुत अधिक मात्रा हो तो उनको भी टन और क्विंटल में माप सकते हैं। देखिए, मापन मात्रक से संबंधित मात्रक क्या होता है, मात्रक के लिए जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं वो देखेंगे यहां पर। देखिए, किसी भौतिक राशि का जो संख्यात्मक मान होता है वो मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भौतिक राशि का जो संख्यात्मक मान है, राशि का संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है वो उस मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस को समझेंगे आप, इसका मतलब क्या है इस लाइन का। देखिए, किसी भी भौतिक राशि का जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू है n, तो वो उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे एक भौतिक राशि का जो मान है वो n है तो वो मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो n इंटू u है वो कांस्टेंट रहेगा, न्यूमेरिकल जो वैल्यू है और जो मात्रक है उन दोनों का जो गुणनफल है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे दो स्थितियां हम ले लें कि पहली कंडीशन में मात्रक है n1, मात्रक है u1, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है n1, तब इन दोनों का गुणनफल दूसरी स्थिति के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू तथा मात्रक के गुणनफल के बराबर होगा। देखिए, समझेंगे यहां से। जैसे मैं बात करूं 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर का मतलब हो गया, इसको हम 25,000 मीटर पुट कर सकते हैं।
यहां पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 25, यहां पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 25,000, यहां पर जो मात्रक है वो है किलोमीटर, यहां पर मात्रक है वो मीटर। तो यहां पर देखिए विद्यार्थियों कि आपने न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा दी तो मात्रक छोटा हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू 25 से 25,000 की तो मात्रक किलोमीटर से मीटर हो गया। तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, हालांकि इन दोनों का जो गुणनफल है इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, n1u1 बराबर होगा n2u2। तो किसी भौतिक राशि की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तथा उसका जो मात्रक होता है दोनों का गुणनफल कांस्टेंट होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहां पर आपने न्यूमेरिकल वैल्यू 25 से 25,000 की तो मात्रक बड़ा था, अब छोटा आ गया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ाएंगे तो मात्रक छोटा आ जाएगा। तो ये वाली जो कंडीशन है वो आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब देखिए विद्यार्थियों, जो कुछ जो मात्रक होते हैं उन मात्रकों के लिए कुछ विशेष कंडीशंस हम यहां पर देखेंगे कि जो मात्रक है उसमें मात्रक का ध्यान रखते समय, मात्रक का जो चयन करते समय है कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे। देखिए कौन कौन सी बातों का हमारे को ध्यान रखना है। मात्रक के चयन में, मात्रक के चयन में महत्वपूर्ण बातें, कुछ जो बातें हैं महत्वपूर्ण बातें हैं वो ध्यान देंगे। जैसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि जो मात्रक है वो सर्वमान्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत वाले तो उस मात्रक को मानते हैं, दूसरे देश वाले उसको नहीं मानेंगे। तो मात्रक सभी देशों में एक समान रूप से लागू हो, मान्य हो, प्रचलन में हो, तब उस को मात्रक के रूप में चयनित किया जाएगा। ऐसा मात्रक को ऐसा भी लिया जाएगा कि जो समय के साथ अपरिवर्तित रहे, समय के साथ में, ताप के साथ में, दाब के साथ में मात्रक है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरा जो द्रव्यमान है वो यदि मैं कमरे में खड़ा हूं तो 80 किलोग्राम, बाहर जाते ही भी 80 किलोग्राम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप धूप में खड़े हो गए तो द्रव्यमान कम ज्यादा हो गया। तो ताप के साथ में जो भौतिक राशि है उसका मात्रक नहीं बदलना चाहिए। समय के साथ में सुबह और शाम में भी कोई फर्क नहीं होना चाहिए कि जितनी मेरी हाइट 6 फीट है तो सुबह जितनी है उतनी दोपहर को होनी चाहिए, उतनी ही शाम को होनी चाहिए। तो विद्यार्थी जो मात्रक है उसका भी चयन करते समय हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि जो समय के साथ में, ताप के साथ में, दाब के साथ में, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग नहीं बदले, तो उस मात्रक को चयनित करना चाहिए। फिर देखिए विद्यार्थियों, कुछ महत्वपूर्ण बातों के अंदर हम एक और महत्वपूर्ण जो बात है वो इस तरीके से लेंगे कि जो मात्रक है वो उचित आकार का और परिमाण का होना चाहिए। उचित, जैसे हम लंबाई की बात करें तो लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, तो ये मात्रक है वो न तो बहुत छोटा है न ही बहुत बड़ा है। बहुत खगोलीय जो दूरियां होती है उसके लिए तो ये काफी छोटा पड़ जाएगा, बट जो नाभिकीय दूरियां होती है उनको मापने के लिए काफी बड़ा हो जाएगा। तो जो लंबाई का मात्रक हमने मीटर निर्धारित किया है वो दोनों के बीच का है। तो इस मात्रकों का निर्धारण भी इस तरीके से करेंगे जिसका आकार इस प्रकार का होना चाहिए कि वो व्यवहारिक हो, हर वस्तु का मापन करने में संभव हो। तो मात्रकों के चयन में इन कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम ध्यान में रखते हैं। अब हम विद्यार्थी यहां पर मात्रकों की विभिन्न पद्धतियां, मात्रकों की विभिन्न पद्धतियां, देखिए अलग अलग जो देश हैं वो पहले अलग अलग मात्रकों की पद्धतियों को काम में लेते थे। उनके आधार पर हम मात्रकों की 3 पद्धतियां बनाते हैं। देखिए कौन कौन सी है मात्रकों की पद्धतियां, यहां पर देखेंगे। जो पहली जो मात्रकों की पद्धति है वो है MKS पद्धति। इसको हम मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति भी कहते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। दूसरी जो पद्धति है वो है पॉपुलर है, ये भी सबसे ज्यादा काम में आती है, CGS पद्धति। इस पद्धति में इसको हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं। और जो तीसरी पद्धति है वो है FPS पद्धति। ये ब्रिटिश पद्धति है, ब्रिटेन वाले इसको यूज में लेते हैं। फुट, पाउंड और सेकंड पद्धति इसको कहा जाता है। देखिए विद्यार्थी, इसका मतलब क्या है
कि एमकेएस पद्धति में जो लंबाई है उसको मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, तो उस पद्धति को हम एमकेएस पद्धति कहेंगे। और यदि सीजीएस पद्धति के अंदर लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान को पाउंड में, लंबाई को फुट में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। फिर वैज्ञानिकों ने यह निर्धारित किया कि अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न मात्रकों को यूज में लेते हैं, इसलिए पूरे पृथ्वी पर, पूरे संसार में एक ही मात्रक हो, इसके लिए सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर एक मात्रकों की नई पद्धति स्थापित की, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहा जाता है, एसआई पद्धति कहते हैं, एसआई पद्धति कहा जाता है। और ये जो पद्धति है वो सर्वमान्य पद्धति है, सभी देशों में एक समान रूप से लागू होती है। इसके जो मात्रक है वो मोस्टली जो मात्रक है वो एमकेएस पद्धति से लिए गए हैं। विद्यार्थियों, अंतरराष्ट्रीय पद्धति बनने के पश्चात जितने भी उद्योग धंधे हैं, जितने भी मापन के तरीके हैं, वो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में प्रयोग में लिए जाने वाले मात्रकों के अनुरूप ही काम में लिए जाने लगे हैं। इसके बाद में विद्यार्थियों हम मात्रकों के प्रकार यहां पर बताएंगे आपको। एसआई पद्धति के अनुसार जो मात्रक है विद्यार्थियों, वो मूलतः तो दो होते हैं, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक, पर इसके साथ में एक और मात्रक भी आते हैं जिसको हम पूरक मात्रक कहते हैं। इस वीडियो में हम केवल मूल मात्रकों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में जो वीडियो हम बनाने वाले हैं उसमें व्युत्पन्न मात्रकों का अच्छे से ध्यान से अध्ययन करेंगे। तो अब हम देखेंगे मूल मात्रक। दोस्तों, अब हम मूल मात्रकों को यहां पर परिभाषित करने वाले हैं। हम एक यहां पर टेबल का निर्माण करेंगे। उस टेबल में सर्वप्रथम देखिए विद्यार्थियों, मैंने लिखा है क्रम संख्या। इस कॉलम में मैं सातों मात्रकों के लिए क्रम संख्या पुट करूंगा। यहाँ पर मूल मात्रकों को हम परिभाषित कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मूल जो भौतिक राशि है उसका मैं यहाँ पर नाम पुट करने वाला हूँ, मूल भौतिक राशि। फिर उस मूल भौतिक राशि का मात्रक, इसको हम मूल मात्रक कह रहे हैं। देखिए, उस मूल भौतिक राशि का प्रतीक चिन्ह वो मैं यहां पर पुट करूंगा। फिर उस मूल भौतिक राशि की परिभाषा, यहां पर हम मूल भौतिक राशि की परिभाषा यहां पर देने वाले हैं, मूल मात्रक की परिभाषा देने वाले हैं विद्यार्थियों। मूल मात्रक की परिभाषा यहां पर हम पुट करेंगे, समझते हुए पुट करेंगे। देखिए, मूल भौतिक जो राशियां हैं उनके जो मात्रक हैं, उनकी जो डेफिनेशन है वो सिर्फ समझने के लिए है। उनकी डेफिनेशन है वो याद रखना कोई इतना जरूरी नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि वो केवल यहाँ पर हमारे को ये बताएगी कि जो भौतिक विज्ञान है उसमें जो आंकड़े हैं वो हमने कितनी परिशुद्धता के साथ में लिए हैं। किसी भी भौतिक राशि का मापन कितनी शुद्धता के साथ में किया जाता है उसको हम इन डेफिनेशन से निर्धारित करते हैं। याद रखना जरूरी नहीं है, याद रखने वाला पार्ट यहां तक है, ये सिर्फ समझने वाला है। देखिए विद्यार्थी, सर्वप्रथम हम बात करेंगे लंबाई, जिसको हम लेंथ कहते हैं। देखिए, इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। लंबाई को हम मीटर में, और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो स्मॉल एम। देखिए, उसके बाद में हम दूसरी जो भौतिक राशि है, एक एक करके सर्वप्रथम हम भौतिक राशियों को पुट कर रहे हैं। दूसरी भौतिक राशि है वो है द्रव्यमान, जिसको हम मास कहते हैं। तीसरी जो भौतिक राशि है वो है समय, जिसको हम टाइम कह रहे हैं। चौथी जो भौतिक राशि है वो है ताप, जिसको हम टेम्परेचर कह रहे हैं। जो पांचवी जो भौतिक राशि है वो है विद्युत धारा। में सिर्फ चलो विद्युत धारा हमने पुट कर दिया, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। फिर उसके बाद में पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और अंत में है ज्योति की तीव्रता। ज्योति की तीव्रता जो अंतिम दो है
जो लास्ट वाली है वो बहुत कम काम में आती है, न के बराबर हमारे 11th-12th में काम में आएगी, और ऊपर वाली जो राशियां हैं वो मुख्यतः मूलतः काम में आती रहती है। द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम मापेंगे किलोग्राम में, और देखिए इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है केजी। के भी छोटा है, जी भी छोटा है। देखिए सभी जो मात्रक है उनकी जो प्रतीक चिन्ह है वो स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाएंगे। केवल उन मात्रकों के केवल उनको ही हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे जिनके लिए जो हमारे पास में जो मात्रक हैं वो वैज्ञानिकों के नाम पर रखे हैं। जैसे ऊर्जा का मात्रक जूल होगा तो जूल में जे से लिखा जाएगा, जे को कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। विद्युत धारा को का जो मात्रक होता है एम्पियर, उसको हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि एम्पियर के नाम पर विद्युत धारा का मात्रक पड़ा है। जिन मात्रकों का नाम वैज्ञानिकों के नाम पर पड़ा है उनको तो कैपिटल लेटर्स से लिखेंगे, अन्य सभी को स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। देखिए उसके बाद में है समय। समय को हम सेकंड में मापते हैं, सेकंड को एस से, स्मॉल एस से लिखा जाएगा। ताप को हम अलग अलग मात्रक होते हैं लेकिन जो स्टैंडर्ड मात्रक होता है वो केल्विन होता है। देखिए केल्विन भी वैज्ञानिक का नाम है इसलिए इसको के से पुट करेंगे। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, ये भी वैज्ञानिक के नाम पर ही पड़ा है इसलिए इसको कैपिटल ए से पुट किया जाता है। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल, और इसको MOL से पुट किया जाएगा। ज्योति की तीव्रता होती है वो होती है कैंडेला, और इसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम एक एक करके इनके जो परिभाषा है वो यहां पर हम देने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों सर्वप्रथम हम मीटर की 1 मीटर की परिभाषा यहां पर दे रहे हैं। 1 मीटर होता क्या है? देखिए प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है विद्यार्थियों 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का जो वेग है वो देख लीजिए। इसको परिभाषित करने के लिए प्रकाश के वेग का हम प्रयोग करेंगे। प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब है 1 सेकंड में तय की दूरी इतनी होती है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, 1 सेकंड में तय दूरी, 1 सेकंड में जो तय दूरी होगी वो होगी 29,97,92,458 मीटर, समझ लेंगे आप। और यदि मैं इस वाली राशि को इधर डिवाइड कर दूं तो 1/29,97,92,458 सेकंड में तय दूरी कि 1 सेकंड का इतना हिस्सा कर दिया तो वो दूरी 1 मीटर के तुल्य होगी। ये हमने परिभाषित कर दिया है 1 मीटर को। सुन लीजिए कि प्रकाश के द्वारा 1/29,97,92,458 सेकंड में तय की गई दूरी 1 मीटर कहलाती है। आप लोगों को भी ये समझ में आ गया होगा। फिर विद्यार्थियों हम बात करेंगे 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम क्या है? देखिए विद्यार्थियों 1 किलोग्राम को अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन हम एक सिंपल सी डेफिनेशन यहां पर यूज में ले रहे हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर शुद्ध जल का जो जल का द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान 1 किलोग्राम होगा। जो द्रव्यमान है विद्यार्थियों 1 किलोग्राम होता है। देखिए उसके बाद में हमारे पास में है समय। समय में हम 1 सेकंड को परिभाषित करें तो विद्यार्थियों यहां से भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि 29,97,92,458 मीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो देखिए इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, सुन लीजिए। ये तो हमारे पास में डेफिनेशन थी 1 किलोग्राम की। अब हम 1 सेकंड को परिभाषित यहां पर कर रहे हैं कि प्रकाश, ये जो प्रकाश का वेग है विद्यार्थियों वो है निर्वात में वेग है विद्यार्थियों। हम यहां पर 1 मीटर को हमने यहां पर परिभाषित किया। अब यहां पर एक बार फिर से ध्यान देंगे, प्रकाश का निर्वात में जो वेग होता है
प्रकाश का निर्वात में 29,97,92,458 मीटर प्रकाश द्वारा, मैं लिख देता हूं, प्रकाश द्वारा निर्वात में 29,97,92,458 मीटर दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा जो समय है वो विद्यार्थियों 1 सेकंड के बराबर होगा। जो प्रकाश का वेग होता है वो 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड होता है, और हम मोस्टली इसको 30 करोड़ लेकर चलते हैं। कितना लेकर चलते हैं विद्यार्थियों? 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, नियरली इक्वल टू 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। हालांकि जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड ही होती है। तो ये हमारे पास में 3 डेफिनेशन आ चुकी है। 1 मीटर क्या है, 1 किलोग्राम क्या है, 1 सेकंड क्या है। तो आप इसको यहां पर रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना समझ लीजिए कि देखिए एक जो मीटर होती है उसको किस तरीके से मापा जाता है। तो एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, परिशुद्धता के साथ में भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। फिर हम बात करेंगे एक जो केल्विन होता है किसके तुल्य होगा। देखिए यहां पर हम बात करेंगे त्रिक बिंदु ताप। त्रिक बिंदु का मतलब ऐसा बिंदु जहां पर जो पदार्थ है उसकी तीनों अवस्थाएं एक साथ मौजूद हो, गैस, द्रव और ठोस यदि एक साथ मौजूद होती है तो उस बिंदु को हम त्रिक बिंदु कहेंगे। और त्रिक बिंदु ताप, त्रिक बिंदु ताप पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं एक साथ मौजूद होती है। और जल के लिए जो त्रिक बिंदु होता है, ध्यान देंगे, जल के लिए जो त्रिक बिंदु होता है विद्यार्थी वो होता है 273.16 केल्विन। 273.16 केल्विन जल का त्रिक बिंदु ताप होता है। जल की तीनों अवस्थाएं इस टेम्परेचर पर एक साथ पाई जाती है, इसलिए इस ताप को जल का त्रिक बिंदु ताप कहते हैं। अब 1 केल्विन को कैसे परिभाषित करेंगे कि जल के त्रिक बिंदु ताप का, ये तो त्रिक बिंदु ताप हो गया जल का, जल के त्रिक बिंदु ताप का 1/273.16वां हिस्सा, जो पूरा जो त्रिक बिंदु ताप है वो 273.16 केल्विन है, इसके अंदर इतने का ही भाग लगा देंगे तो 1 केल्विन आ जाएगा, वो 1 केल्विन के तुल्य होगा। तो जल के त्रिक बिंदु ताप का 273.16 वह जो हिस्सा होता है वो 1 केल्विन के इक्वल होगा। अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं एम्पियर। एम्पियर विद्यार्थियों क्या है? विद्युत धारा का मात्रक है। इसको हम कक्षा 12 में भी परिभाषित करेंगे। इसकी डेफिनेशन आप समझेंगे विद्यार्थियों। जो से हमारे पास में 2 तार हैं, थोड़ी सी जटिलता से डेफिनेशन है, यहां पर आपके लिए थोड़ी सी जटिलता है। ये हमारे पास में 2 वायर हैं और जैसे इसमें से कुछ धारा बह रही है, 1 एम्पियर की धारा हम यहां पर कंसीडर कर लेंगे कि यहां से 1 एम्पियर बह रही है, यहां से 1 एम्पियर धारा बह रही है। दोनों तारों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। दोनों तारों की जो लंबाई है वो 1-1 मीटर है। इसकी भी लंबाई 1 मीटर, इसकी भी जो लंबाई है वो 1 मीटर। पहले जो मैंने क्या किया है वो सुन लीजिए। हमने 2 समांतर वायर लिए हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर, दोनों की लंबाई 1-1 मीटर, दोनों में से समान धारा 1-1 एम्पियर बह रही है। तो दोनों तारों के बीच में 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगेगा। यह एक चुंबकीय बल काम करता है जब 1-1 एम्पियर की धारा एकांक लंबाई वाले तथा एकांक दूरी पर स्थित तारों से प्रवाहित होती है तो उन तारों के बीच में लगने वाला बल 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन होता है। अब देखो हम कैसे परिभाषित करते हैं 1 एम्पियर को, सुन लीजिए कि एकांक दूरी पर स्थित एकांक लंबाई वाले चालक तारों के मध्य यदि 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन बल लग रहा है तो तारों से बहने वाली धारा 1-1 एम्पियर होगी। थोड़ी मुश्किल से समझ में आई होगी, बस केवल इन डेफिनेशंस को केवल समझना है, रटना नहीं है। एक बार फिर से समझ लेंगे कि एकांक लंबाई वाले तथा एकांक दूरी पर स्थित चालक तारों के मध्य
यदि लगने वाला बल 2 गुणा 10 की घात माने 7 न्यूटन है तो प्रत्येक तार से प्रवाहित जो धारा है वो 1-1 एम्पियर होगी। फिर हम बात करें मोल की, तो देखिए मोल क्या होता है, पदार्थ की मात्रा को मापने का मात्रक है। इसमें एक साइंटिस्ट आए हैं आओगाद्रो, आओगाद्रो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा चलने वाला है। आओगाद्रो संख्या को हम एन ए से पुट करते हैं 6.023 गुणा 10 की घात 23 आओगाद्रो संख्या होती है। आओगाद्रो संख्या एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, फिक्स वैल्यू होते हैं, आओगाद्रो के द्वारा निर्धारित की गई है 6.023 इंटू 10⁻23। और यदि किसी पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की जो मात्रा है, पदार्थ की मात्रा यदि पदार्थ की मात्रा में जो कण हैं, और कण के रूप में परमाणु हो सकता है, अणु हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कणों की जो संख्या है वो आओगाद्रो संख्या के बराबर है, तो उस पदार्थ की मात्रा 1 मोल होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए कि पदार्थ की मात्रा में, कि पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कणों की संख्या आओगाद्रो संख्या के बराबर हो तो उस पदार्थ की मात्रा 1 मोल के तुल्य होती है। तो आओगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। इसके अलग अलग डेफिनेशंस और भी हैं कि यदि आप किसी पदार्थ की द्रव्यमान संख्या के बराबर ग्रामों में मात्रा लेते हैं, एक बार सुन लीजिए कि आपके पास में जो भी मैटर है उसकी, जैसे हमारे पास में कार्बन है, तो कार्बन के जो द्रव्यमान संख्या है वो है 12, तो 12 ग्राम यदि आप कार्बन लेंगे तो वो 1 मोल के बराबर होगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या 16 हो जाएगी, तो और ऑक्सीजन गैस की यदि हम बात करें तो उसकी द्रव्यमान संख्या 32 हो जाएगी, तो 32 ग्राम जो ऑक्सीजन होती है वो 1 मोल के तुल्य होगी। तो कोई भी जो आपके पास में अणु है या परमाणु है तो उसकी द्रव्यमान संख्या के बराबर ग्रामों में ली गई जो मात्रा होती है, द्रव्यमान संख्या के बराबर ग्रामों में ली गई मात्रा भी मोल के तुल्य ही होती है। गैसों के लिए विद्यार्थियों एक डेफिनेशन और है कि 22.4 लीटर गैस का आयतन, एक बार फिर से सुन लीजिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.4 लीटर गैस का जो आयतन होता है वो 1 मोल के तुल्य होता है। तो मोल की हमने यहां पर आपको 3 डेफिनेशन बताई है। एक तो यदि अणु परमाणुओं की संख्या आओगाद्रो संख्या के बराबर है तो 1 मोल के तुल्य होगी। द्रव्यमान संख्या के बराबर, किसी पदार्थ की द्रव्यमान संख्या के बराबर यदि आप ग्रामों में मात्रा ले लेंगे तो वो भी 1 मोल के तुल्य ही होगी। और गैसों के लिए हम ये परिभाषित कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.4 लीटर गैस का जो आयतन होता है वो 1 मोल के तुल्य होगा। अब हम यहां पर कैंडेला को परिभाषित करते हैं। देखिए ये प्रकाश की तीव्रता का मात्रक होता है। जैसे हमारे पास में कोई कर्षणिका है, कर्षणिका का मतलब है ऐसा मैटर जो संपूर्ण प्रकाश का अवशोषण कर दें। काजल इसका एग्जाम्पल होता है, तो उसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं, कृष्णिका कहा जाता है। परिभाषित कैसे करेंगे, जैसे इसका हम कृष्णिका का क्षेत्रफल लेंगे। कृष्णिका का जो क्षेत्रफल है वो यदि 1/6 लाख, 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर दाब होना चाहिए विद्यार्थियों 101.325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब लग रहा है, तब कृष्णिका के क्षेत्रफल की जो प्रदीपन तीव्रता है, प्रदीपन तीव्रता कह सकते हैं, ज्योति की तीव्रता कह सकते हैं, वो 1 कैंडेला के बराबर होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए कर्षणिका, पहले तो कर्षणिका समझेंगे। कर्षणिका एक ऐसा मैटर होता है, ऐसा पदार्थ होता है जो संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लें, और काजल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। 100% आदर्श कृष्णिका तो नहीं होती है वो, बट वो एग्जाम्पल है, वो संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। और जो कृष्णिका होती है वो हर तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को अवशोषित भी कर लेती है और हर तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को उत्सर्जित भी कर सकती है। तो कृष्णिका का हम 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ले रहे हैं। यदि उस पर दाब 101.325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है तो उस कृष्णिका के लंबवत जो प्रदीपन की तीव्रता या ज्योति की तीव्रता होगी वो 1 कैंडेला होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि मूल मात्रकों की डेफिनेशन सिर्फ आपको समझने के लिए कि हम फिजिक्स में कितनी परिशुद्धता के साथ में भौतिक राशियों का मापन करते हैं, इन सब को रटने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ चीजें हैं वो आपके काम में भी आ जाएगी, जैसे प्रकाश का वेग आपको पता होगा,
हम द्रव्यमान का मात्रक जब ज्ञात करेंगे तो आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो द्रव्यमान है वो पता होगा। इसके साथ में ताप के लिए जो त्रिक बिंदु ताप है वो आपको पता होगा। ये कक्षा 12 में जो एम्पियर की डेफिनेशन है वो आ जाएगी। मोल की जो डेफिनेशन है वो केमिस्ट्री में चलती रहेगी। तीनों डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई वो तीनों ही काम में आती रहेगी। विद्यार्थियों, अब जो अगला वीडियो है वो व्युत्पन्न मात्रकों से संबंधित आएगा, उसको आप कंटिन्यू देखते रहिए। वीडियो जब कंटिन्यू आप देखते रहेंगे तो ही आपको 11th का जो मैटर है वो समझ में आएगा।